नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचएम पीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी लंबरिंग, लॉगिंग और फॉरेस्ट्री के बारे में, यानी लकड़ी काटना और वानिकी के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि लंबरिंग का क्या अर्थ है, लॉगिंग का क्या अर्थ है और वानिकी का क्या अर्थ है। वानिकी को हमने भारत के संदर्भ में भी देखा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है आदिम कृषि यानी कि प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि एक किसान है। ठीक है, किसान है जो बैलों के माध्यम से और लकड़ी के हल के माध्यम से खेत की जुताई कर रहा है। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि दोस्तों कि जो आदिम कृषि होती है उसमें क्या होता है कि खेती किसानी में पुरानी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे खेत जोतना है तो बैलों के द्वारा खेत जोता जाता है, बैल और हल के माध्यम से। ठीक है, अगर उन्हें रासायनिक खादों का प्रयोग किया नहीं जाता है। ठीक है, और परिवार के सदस्यों के द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, तो आगे भी देखते हैं हम। इसका पहले परिचय देख लेते हैं कि कृषि वनस्पति तथा पशुओं की खेती की प्रथा है। पहले तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कृषि क्या है तो फसलों को उगाना और साथ ही साथ पशुपालन करना। ठीक है, यानी पशुओं की भी खेती करना, उसे हम कृषि कहते हैं। ठीक है, गतिहीन मानव सभ्यता के उदय में कृषि का प्रमुख स्थान है। यानी कि सभ्यता प्राचीन काल से लेकर के आज तक जो स्थिति है सभ्यताओं की, उसमें कृषि का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जिससे पालतू प्रजातियों की कृषियों ने खाद्य अधिशेष उत्पन्न किया। अधिशेष का मतलब होता है दोस्तों बचत। ठीक है, तो जो प्रजातियां थी और वो कृषि करने लगी जब, तो खाद्य की बचत होने लगी। ठीक है, और यही बचत ने लोगों को शहरों में रहने के लिए सहायता की या मदद की। ठीक है, कृषि मानव की पारिस्थितिक सफलता का एक बड़ा अंग रही है। यानी कृषि, अगर हम मानव के संदर्भ में देखें तो कृषि किसका परिचायक है, तो पारिस्थितिकी सफलता का परिचायक है। कि मनुष्य जिस जगह रहता है, अपनी कुशलता और योग्यता से उसने कृषि करना सीख लिया तो उसने पारिस्थितिक यानी अपने पर्यावरण में विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, आदिम कृषि का अर्थ देखते हैं, यानी कि मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। आदिम कृषि को आदिम या साधारण निर्वाह कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आदिम या साधारण निर्वाह कृषि भी कहते हैं इसे। आदिम कृषि कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले कृषि स्टार्ट हुई थी वो आदिम कृषि के रूप में ही स्टार्ट हुई थी। अभी भी विश्व के कुछ क्षेत्रों में ये प्रचलित है आज भी। ठीक है, आदिम सभ्यता से कुछ लोगों ने वनस्पति को वातावरण के अनुकूल बनाने की कला सीखकर आर्थिक सीढ़ी पर ऊपर की ओर कदम बढ़ाया। यानी कि लोगों ने, जो प्राचीन समय के लोग थे, उन्होंने वनस्पतियों से फसल उगाने की कला सीखी और सीढ़ी दर सीढ़ी वो आगे बढ़ते गए। ठीक है, तथा अपनी अर्थव्यवस्था आदिम कृषि में परिवर्तित हो गई। ठीक है, आदिम कृषि, आदिम निर्वाह कृषि एक प्रकार की निर्वाह कृषि होती है जो सामान्यतः भूमि के लघु क्षेत्रों पर, यानी कि जो छोटे क्षेत्र होता है भूमि का, उस पर की जाती है निर्वाह कृषि। और पारंपरिक उपकरणों जैसे कुदाल, ताव, खुदाई की छड़ें आदि के साथ की जाती है। यानी कि निर्वाह कृषि में आपको याद रखना है कि भूमि के छोटे क्षेत्र में की जाती है, पारंपरिक उपकरणों से की जाती है, जैसे कुदाल, ताव, खुदाई की छड़ें आदि से की जाती है। यह फसल उगाने की सबसे प्राकृतिक विधि है। प्राकृतिक विधि का मतलब दोस्तों है कि प्रकृति को इससे नुकसान नहीं होता है, प्रकृति के अनुसार ही ये कृषि की जाती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक वातावरण जैसे गर्मी, वर्षा, वायु और मिट्टी की स्थिति फसलों के विकास में योगदान करती है। ठीक है, इसीलिए इसे प्राकृतिक विधि कहा गया है, क्योंकि ये
प्रकृति के तत्वों के अनुसार उगाई जाती है। परंपरागत रूप से आदिम कृषि फसलों के एक छोटे से उत्पादन के लिए कम तकनीक तथा घरेलू श्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं जो निर्वाह कृषि होती है आपकी। पहली चीज़ क्या निकल के आती है कि छोटा क्षेत्र होगा भूमि का। ठीक है, परंपरागत उपकरणों से की जाती है। ठीक है, और ये कम उत्पादन होता है इससे। क्यों? क्योंकि कम तकनीकी तथा परिवार के सदस्यों का उपयोग किया जाता है, जिसे हम घरेलू श्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये निर्वाह कृषि होती है। इसमें किसानों द्वारा किसी रसायन, उर्वरक, कीटनाशक या तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता। आदिम कृषि, आदिम निर्वाह कृषि में आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी रसायन, उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार की कृषि आत्मनिर्भर आधार पर की जाती है। ठीक है, यानी कि ये कृषि आत्मनिर्भर होती है तथा किसान केवल स्वयं तथा स्वयं के परिवार के लिए अन्न उगाते हैं। किसान निर्वाह कृषि में बेचने के उद्देश्य से फसलें नहीं उगाते, वे केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए उगाते हैं। ठीक है, और जो कुछ अधिशेष यानी कि जो बचत होती है उसे या तो वस्तु विनिमय द्वारा बदला जा सकता है, यानी कि अगर कुछ बच गया तो उसे दूसरे को दे करके अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त कर लेते हैं, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली आपको पता है कि वस्तु का वस्तु से आदान प्रदान आपका क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय क्या कहलाता है। आदिम कृषि की कुछ विशेषताएं हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, यानी आदिम निर्वाह कृषि या स्थानांतरणशील कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, लदांग, इंडोनेशिया में स्थानांतरणशील कृषि का नाम जो है वो लदांग है। स्थानांतरणशील कृषि को हम आगे भी देखेंगे। कृषि के लिए स्थल सामान्यतः अनुभवी बुजुर्गों द्वारा नए जंगलों में चुने जाते हैं। बेहतर जल निकासी के कारण पहाड़ी ढलानों को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि स्थानांतरणशील कृषि के लिए पहाड़ी ढलानों को विशेषता दी जाती है और नए जंगल चुने जाते हैं। ठीक है, जंगल सामान्यतः आग से साफ हो जाते हैं तथा राख मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करती है, यानी कि जंगलों को काट दिया जाता है और जला दिया जाता है, जिससे जलाने से जो राख प्राप्त होती है वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देती है। स्थानांतरणशील कृषि को काट व दहन कृषि यानी स्लैश और बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ये दो क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, काट और दहन कृषि। ठीक है, कृषि स्थान सामान्यतः बहुत कम है, लगभग 0.5 से 1 हेक्टेयर या 1.3 एकड़ के आसपास होता है। जो स्थानांतरणशील कृषि का जो खेती होती है जितने एकड़ पर, वो कितना है? 1 से 3 तक। ठीक है, उनके वितरण में फैले हुए हैं तथा घने जंगलों या झाड़ियों के कारण एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ठीक है, कृषि बिना उपकरणों की सहायता से बहुत ही आदिम उपकरणों जैसे कि लाठी कुदाल के द्वारा की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें परंपरागत तकनीकों का उपयोग किया जाता है। बहुत अधिक श्रम की भी आवश्यकता होती है। कौन सा श्रम? शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ फसलें सामग्री में अधिक होती हैं, यानी कि कुछ विशेष फसलें हैं जो स्थानांतरणशील कृषि के द्वारा उगाई जाती हैं। मुख्य फसलें जो होती हैं वो स्टार्च युक्त होती हैं। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे टैपियोका, कसावा, जिमीकंद, मक्का, बाजरा, पहाड़ी चावल, बीन्स और केले। ये कुछ प्रमुख फसलें हैं जो स्थानांतरणशील कृषि के द्वारा उगाई जाती हैं। ठीक है, फसल व्यवसाय की छोटी अवधि लंबी प्रति अवधि के साथ वैकल्पिक होती है, यानी कि जो फसलें होती हैं वो छोटी अवधि के लिए उगाई जाती हैं और जो भूमि होती है वो लंबे समय तक पलती बनी रहती है। ठीक है, उपज मिट्टी की कमी या खरपतवारों तथा झाड़ियों के आक्रमण के कारण समुदाय को बनाए नहीं रख सकती, तो खेतों में छोड़ दिया जाता है तथा नए क्षेत्र वह साफ कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही क्षेत्र में जब लगातार समय तक कृषि की जाती है तो उसकी गुणवत्ता मिट्टी की खराब हो जाती है, जिसे छोड़कर दूसरे क्षेत्रों को साफ करके फिर से कृषि की जाती है।
फसल परिवर्तन के बजाय इसमें क्षेत्र परिवर्तन की प्रथा का पालन किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर 4 या 5 सालों तक कृषि की गई और जब इस मिट्टी की गुणवत्ता समाप्त हो गई तो इसमें फसलें चेंज नहीं की जाती हैं, डायरेक्ट क्षेत्र ही चेंज कर दिया जाता है। यानी कि अब इस क्षेत्र में 4 या 5 साल तक कृषि की जाएगी। ठीक है, तो इसमें फसल परिवर्तन नहीं, क्षेत्र परिवर्तन की प्रथा का पालन किया जाता है। प्रवासी कृषि का यह रूप अभी भी स्थानीय सरकारों के प्रयासों के बावजूद वर्षा वन सबसे अधिक स्वदेशी जनजातियों का समर्थन करता है। यानी कि स्थानांतरणशील कृषि अभी भी वर्षा वन क्षेत्रों में सबसे अधिक होती है। मिट्टी के पोषक तत्व कमी, हल्के से बने बांस के घरों का बिगड़ना, कीटों, बीमारियों, वन्य जीवों के आक्रमण कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जो प्रवास को एक आवश्यकता बना देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों निर्वाह कृषि के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस कृषि के प्रकार निम्नलिखित 2 हैं। नंबर 1 है आपका आदिम साधारण निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं आदिम या साधारण निर्वाह कृषि। साधारण निर्वाह कृषि यानी कि प्रिमिटिव और सिम सब्सिस्टेंस फार्मिंग आदिम या साधारण निर्वाह कृषि में शामिल है। नंबर 1 स्थानांतरणशील कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि 2 प्रकार की है, आदिम या साधारण निर्वाह कृषि तथा गहन निर्वाह कृषि। तथा साधारण निर्वाह कृषि में जो पहला शामिल है वो है स्थानांतरी कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे काट या दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि बर्न और स्लैश कृषि के रूप में स्थानांतरण कृषि को जाना जाता है। ठीक है, वैसे विश्व में दोस्तों इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं, जिसे हम अभी आगे भी देखेंगे। तो अभी आप ये जान लीजिए कि इसे काट व दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे झूम कृषि भी कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरणशील कृषि को काट व दहन कृषि व झूम कृषि भी कहते हैं। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। ठीक है, और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिया जाता है। कुछ वर्षों तक जब मिट्टी में उर्वरकता विद्यमान रहती है तो इस भूमि पर खेती की जाती है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि एक क्षेत्र है, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उन्हें पहले काटा गया, फिर इन्हें जला दिया गया। ठीक है, और जब जला दिया गया तो ये भूमि प्राप्त हो गई इन्हें, और जब भूमि प्राप्त हो गई तो इन्हें पुराने उपकरणों से इसकी जुताई की गई और बीज को बो दिया गया। ठीक है, और जब तक इस मिट्टी में उर्वरकता बनी रहेगी तब तक ये खेती करेंगे और इसके बाद नहीं छोड़कर चले जाएंगे और दूसरे क्षेत्र की तलाश करेंगे। तो ये हो गया, शिफ्ट हो गया, स्थानांतरण हो गया, इसलिए इसे स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग भारी वर्षा तथा वनस्पति के त्वरित उत्थान वाले क्षेत्रों में किया जाता है। यानी कि जहाँ पर अधिक वर्षा होती है और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहाँ पर ये खेती की जाती है। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान कृषि के लिए भूमि के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाते हैं तथा फिर उसे साफ करते हैं। इसमें कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे मक्का, जिमीकंद, आलू, कसावा, टोपियोक, ये ऊपर भी बताया गया है। तो ये सब फसलें हैं, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। दोस्तों ये क्षेत्र भी आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको याद भी रखने हैं कि जो स्थानांतरणशील कृषि है, अमेजन बेसिन जो कि आपका दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ भाग तथा पूर्वोत्तर भारत में भी ये उपयोग किया जाता है। यानी कि 4 क्षेत्र हैं इसके, अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, तो ये क्षेत्र हैं दोस्तों। इस चित्र के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये एक क्षेत्र है आपका जहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। दूसरे चित्र में देख सकते हैं आप कि पेड़ों को काट करके गिरा दिया गया है। ठीक है, काट कर गिरा दिया गया है, यानी कि रिमूवल
ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है। काटने के बाद इन्हें जला दिया गया है फिर, ठीक है, जला दिया गया है। फायर, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, ठीक है। और तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर जलाने के बाद जो परंपरागत उपकरण हैं, जो हथियार हैं उनके द्वारा खेतों की जुताई की जाती है और बीज बो दिया जाता है, जिससे आप देख रहे होंगे यहाँ पर फसल उग गई है, ठीक है। फसलें उग जाती हैं और जब 4 या 5 साल तक लगातार कृषि की जाती है तो मिट्टी की गुणवत्ता समाप्त होने लगती है, यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन होने लगता है। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब है मिट्टी का अवनयन होना, यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास होना, ये आपका सॉइल डिग्रेडेशन कहलाता है। तो फिर इसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और दूसरे क्षेत्र की तलाश की जाती है। तो कुछ समय बाद यहाँ फिर से पेड़ पौधे उगने लगते हैं, ठीक है दोस्तों, पेड़ पौधे उगने लगते हैं। यहाँ पे भी दिखाया गया आपको कि पेड़ पौधे उगने लगते हैं और फाइनली फिर वही स्थिति आ जाती है जो पहले वाले में थी, यानी कि जो यहाँ पर थी ये वाली स्थिति थी, वही स्थिति फिर से आ जाती है, जिससे एक साइकिल यानी कि एक चक्र कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इस चित्र में आपको दिखाया गया है, ये विश्व का नक्शा है, आपको पता है, ठीक है। ये आपका एशिया महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है आपका, ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। तो इसमें क्षेत्र दिखाए गए हैं, ये आपका अमेजन बेसिन क्षेत्र है जहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी क्षेत्र है, ठीक है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र है जहाँ पर ये कृषि होती है, और ये पूर्वोत्तर भारत है जहाँ पर ये कृषि की जाती है। तो इस मैप में भी आपको याद रखना है कि ये खेती कहाँ कहाँ पर की जाती है, ठीक है। ये आपका मध्य अमेरिका है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों इस चित्र के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत को दिखाया गया है, जिन्हें आप 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया गया है इन्हें, तो आप देख सकते हैं ये असम है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है आपका ये वाला एरिया, ये नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये आपका मेघालय है। तो इन क्षेत्रों में भी देखो दोस्तों, असम में नहीं होती है कृषि, ठीक है। असम को छोड़कर और बाकी सभी राज्यों में आपकी ये कृषि होती है, ठीक है। यहाँ पर म्यांमार देश है, बांग्लादेश और ये चाइना है, तो इसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपका भूटान है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। अगली जो कृषि है दोस्तों उसका नाम है खानाबदोश पशुपालन, ठीक है। यानी जो आदिम कृषि होती है वो निर्वाह कृषि भी कहते हैं उसे, तो उसे में साधारण निर्वाह कृषि होती है और गहन निर्वाह कृषि होती है, ठीक है। तो जो साधारण निर्वाह कृषि है उसमें आपका स्थानांतरणशील कृषि, और दूसरी है आपकी खानाबदोश पशुपालन यानी कि नोमैडिक हर्डिंग। ये खानाबदोश पशुपालन हम पिछले वाले वीडियो में भी दोस्तों आपको बता चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार की कृषि पद्धति में चरवाहे तथा किसान, ये आपको याद रखना है कि जो ये कृषि की पद्धति है इसमें चरवाहे और किसान अपने पशु के झुंडों के साथ, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहते हैं, ठीक है। और वह यात्रा ये करते क्यों हैं? ताकि नए चारागाहों की खोज करें। मान लीजिए कि ये चारागाह है, ठीक है, यहाँ पर चारा है, ये कुछ समय के लिए रुके यहाँ पर, और जब ये चारा समाप्त हुआ तो ये नए चारे की खोज के लिए अपने पशु के झुंडों के साथ चरवाहे और किसान दोनों दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप या परिणामतः चरवाहे पशुओं में ऊन, मांस, खाल और डेयरी उत्पाद भी प्राप्त करते हैं। यानी कि चरवाहों को पशुओं से क्या प्राप्त होता है? मांस, ऊन, खाल और डेयरी उत्पाद। राजस्थान, जम्मू कश्मीर में खानाबदोश पशुपालन बहुत अधिक प्रचलित है, आम बात है। आपको बताया गया था गद्दी, बकरवाल, ये कुछ जनजातियाँ थी जो चरवाहे का काम करती हैं। खानाबदोश चरवाहे निर्वाह करने वाले किसानों से अलग हैं। दोस्तों जो चरवाहे होते हैं वो किसानों से थोड़ा अलग होते हैं। वो क्यों अलग होते हैं? क्योंकि उनमें से कई को मजदूरी के माध्यम से भुगतान
प्राप्त होता है। यानी कि चरवाहे जो होते हैं उन्हें मजदूरी पर भी रख लिया जाता है, ठीक है, लेकिन किसानों को मजबूरी पे नहीं रखा जाता है, मजदूरी पर। तो ये आपको याद रखना है, चरवाहे और किसान में डिफरेंस है। जो खनाबदोश चरवाहे हैं और किसान हैं, वे शुल्क के लिए अन्य लोगों के पशुओं को चराते हैं। कई अन्य अपने पशु तथा सामग्री को वस्तुओं और सेवाओं के लिए बेच भी देते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, नोमैडिक हर्डिंग को यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पर एक महिला है जो भेड़ पालन कर रही है, यानी कि भेड़ों को चरा रही है। यहाँ पर एक पुरुष है जो भेड़ों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। यहाँ पर भी एक महिला है जिन्होंने गायों को पाल रखा है, ठीक है। इसी प्रकार इस चित्र में भी देख सकते हैं आप कि एक व्यक्ति, यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं जो भेड़ों को हड़के हुए हैं या कि चरा रहे हैं अपनी देख रेख में, ठीक है। यहाँ भी वही स्थिति है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ गायों को पाला गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इन चित्रों के माध्यम से दोस्तों भी यही दिखाने की कोशिश की गई है। इसके बाद जो अगला प्रकार है आपका गहन निर्वाह कृषि, ठीक है, इंटेंसिटी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपको निर्वाह कृषि की विशेषताएं याद हैं तो आप गहन निर्वाह कृषि को आराम से पहचान पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इस प्रकार की कृषि भूमि पर अधिक जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। दोस्तों, जो निर्वाह कृषि थी वो कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जा रही थी और ये अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जा रही है, ठीक है। यह श्रम प्रधान कृषि है जहां उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए जैव रासायनिक उत्पादक सामग्री तथा सिंचाई का उच्च मात्रा में उपयोग किया जाता है, ठीक है। दोस्तों, श्रम प्रधान वो भी कृषि थी और ये भी है। उसमें निर्वाह कृषि में निम्न उत्पादन किया जाता था केवल अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, लेकिन यहाँ पे उच्च उत्पादन किया जा रहा है। उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन इसमें होता है। उसमें सिंचाई की निम्न तकनीकी थी, इसमें सिंचाई की उच्च तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। परंतु परिवर्तन के बावजूद गहन निर्वाह शब्द का प्रयोग आज भी उन कृषि प्रणालियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो आदिम कृषि की तुलना में अधिक परिष्कृत हैं, ठीक है। कभी कभी इसे मानसून प्रकार की कृषि भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि गहन निर्वाह कृषि को मानसून प्रकार की कृषि भी कहा जाता है। गहन निर्वाह कृषि 2 प्रकार की फसलें प्राप्त होती हैं, एक तो नम, दूसरी शुष्क। नम फसलें कौन सी हैं? जैसे धान, ठीक है। जो निर्वाह कृषि में, गहन निर्वाह कृषि में जो नम फसल है उसे वो धान है प्रमुखता। इसके अलावा जो शुष्क फसलें हैं जैसे गेहूँ, दालें, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, कंद और सब्जियों से भिन्न होती है। यानी कि ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं शुष्क फसलों में, ठीक है। आती लेकिन गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत ही है। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से गहन निर्वाह कृषि को दिखाया गया है। एक तो बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है। निर्वाह कृषि में कैसा क्षेत्र था? छोटा क्षेत्र था, ठीक है। इसमें जो नवीन तकनीकें हैं कृषि की उसका उपयोग किया जाता है, जैसे ट्रैक्टरों से जुताई की जाती है, ठीक है। रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है, सिंचाई की उच्च तकनीक अपनाई जाती है। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है ये कृषि, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके मध्य अंतर क्या है। आदिम तथा गहन निर्वाह कृषि के मध्य अंतर भी देख लेते हैं हम। एक तरफ निर्वाह कृषि है, दूसरी तरफ गहन कृषि दी गई है। निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है। यानी कि निर्वाह कृषि में जो किसान खेती करते हैं उनका उद्देश्य होता है कि हमारा और हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए, उन्हें बेचने का कोई उद्देश्य नहीं होता। जबकि गहन कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक उर्वरक व खादों का प्रयोग किया जाता है और उत्पादन वो बेचने के उद्देश्य से करता है, ना कि अपना केवल भरण पोषण करने के उद्देश्य से, ठीक है। निर्वाह कृषि में पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर के निर्वाह कृषि में केवल पारिवारिक श्रम का प्रयोग होता है और निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। जबकि गहन निर्वाह कृषि
में उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है और श्रम किराए पर भी रखा जाता है। किसमें? गहन निर्वाह कृषि में। ठीक है, जो गहन निर्वाह कृषि है वो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। इसीलिए गहन कृषि को मानसूनी कृषि भी कहा जाता है। ये क्षेत्र आपको याद रखना है, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। दक्षिण एशिया में तो आपका भारत ही आता है, दक्षिण पूर्व एशिया में आपका चीन जापान आते हैं, पूर्वी एशिया में आपका मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया आदि देश आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी इसमें अंतर दिखाए गए हैं, उसे भी आप देख लीजिए। आदिम निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि भूमि के बहुत कम भाग पर की जाती है, जबकि गहन निर्वाह कृषि भूमि जोत तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, यानी बड़ा होता है। कृषि के लिए कुदाल, फावड़ा, खुदाई की छड़ें जैसे आदिम उपकरणों का उपयोग किया जाता है, यानी कि परंपरागत तकनीकों का प्रयोग। और गहन कृषि में जहाँ कहीं भी उपयुक्त हो रासायनिक उर्वरक, HYV बीज, मशीनों जैसे आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। निर्वाह कृषि वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि अगर वर्षा अच्छे से हो गई, मिट्टी भी अच्छी है तो फसल अच्छी हो जाएगी, अगर फसल नहीं हुई तो सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, जबकि गहन कृषि में नलकूपों, नहरों जैसे सिंचाई के साधनों का उपयोग किया जाता है। उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। ठीक है, निर्वाह कृषि में परिवार के सदस्य मजदूरी करते हैं, जबकि गहन निर्वाह कृषि में किराए पर भी मजदूरों को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि भूमि की उत्पादकता कम होती है। जो निर्वाह कृषि होती है उसमें जो मिट्टी होती है उसकी उत्पादकता कम होती है, जबकि जो गहन कृषि है इस प्रकार की कृषि में भूमि की उत्पादकता अधिक होती है, क्योंकि इसमें व्यावसायिक उद्देश्य के लिए होती है। इसकी उत्पादकता इसलिए अधिक भी होती है क्योंकि इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए भी अधिक होती है। अब दोस्तों हम फसल पैटर्न देख लेते हैं, यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न या सीजन क्या क्या होते हैं। भारत में 3 निम्नलिखित मौसमी फसलें होती हैं। पहली होती है आपकी रबी की। दोस्तों ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, रबी की फसल को शीतकालीन फसल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये सर्दियों में बोई जाती है। कब? अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है और मार्च अप्रैल में ये काटी जाती है। जैसे कि अभी का जो सीज़न चल रहा है, जो भी फसलें कट रही हैं इस समय, वो सभी रबी की फसलें हैं आपकी। ठीक है, कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, ये रबी की महत्वपूर्ण फसलें हैं। ठीक है, और ये होती कहाँ से? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि में की रबी की फसलों के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं ये। इसके बाद है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। तो ये आपको याद रखना है, सन भी इसका समय याद रखना है आपको। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो कब आता है? जून में ही आता है, तो मानसूनी फसल भी ये है। ठीक है, मानसूनी फसल भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि जून जुलाई में बोई जा रही है और अक्टूबर नवंबर में काटी जा रही है। तो कौन कौन सी फसलें हैं ऐसी? जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, इसके क्षेत्र हैं जैसे असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार चावल उगाने वाले महत्वपूर्ण राज्य हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों कि असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, ठीक है, 3 राज्य हैं आपके, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, एक ही वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती हैं, और वो कौन कौन से हैं? बोरो, औस, अमन तथा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये चावल की प्रजातियां हैं दोस्तों, बोरो, औस और अमन, ये 3 प्रजातियां उगाई जाती हैं असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, जो कि पूरे वर्ष उगाई जाती हैं। ठीक है,
इसके बाद अगली फसल है जायद की फसल। जायद का मौसम रबी और खरीफ के मौसम के मध्य में होता है, इसीलिए इसे अंतर्वर्ती फसल भी कहा जाता है। अंतर्वर्ती क्यों कहा जाता है? क्योंकि खरीफ और रबी फसलों के मध्य में उगाई जा रही है। ये कब बोई जाती है? तो फरवरी और मार्च में ये बोई जाती है तथा अप्रैल और मई में काटी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों पानी वाली फसलें होती हैं बेसिकली, जिनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां, चारा फसलें इन मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। ठीक है। गन्ना इस मौसम में लगाया जाता है, परंतु इसे बढ़ने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है। स्थानांतरणशील कृषि के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है दोस्तों, जो निम्न है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं इसे। स्थानांतरणशील कृषि का स्थानीय नाम रे। ठीक है, रे कहाँ कहते हैं? एक देश है वियतनाम, यहाँ पर कहते हैं। मसोले कांगो या जायरे नदी घाटी में कहते हैं। तावी मेडागास्कर में कहते हैं। फंग ये भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों में कहते हैं। लोगन ये पश्चिमी अफ्रीका में। कोमिल ये मैक्सिको में। मिल्पा ये युकाटन में कहते हैं इसे। ठीक है। एकालिन ग्वाडेलोप में कहते हैं। मिल्या दोस्तों, मिल्पा नहीं है, मिल्या ये मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कहते हैं। ठीक है। कोनको वेनेजुएला में कहते हैं। रोका ब्राज़ील में कहते हैं। ये दोस्तों बहुत पूछा जाता है आपसे, रोका स्थानांतरणशील कृषि को रोका किस देश में कहते हैं? तो ब्राज़ील में। कोनको भी पूछा जाता है आपसे। चेते मिनी ये युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में कहते हैं। ठीक है। काइगिन फिलीपींस में। तोंग्या म्यांमार में कहते हैं, ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है। चेना श्रीलंका में कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है बहुत। लादांग जावा और इंडोनेशिया में कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। और मलेशिया में भी लदांग ही कहते हैं। ठीक है। तमराई थाईलैंड में कहते हैं। हुमा जावा और इंडोनेशिया में कहते हैं। दोस्तों ये हुमा तो कई बार भी पूछा गया है। लदांग भी आपसे कई बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो काफ़ी आसानी से ये याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, एक दिन में याद नहीं होंगी। भारत के अगर अलग अलग हिस्सों में देखें तो झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में कहते हैं। वेबर और दहियार ये बुंदेलखंड क्षेत्र में कहते हैं, बेसिकली मध्य प्रदेश में। ठीक है। बुंदेलखंड में पता है दोस्तों आपको कि उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले और मध्य प्रदेश के 6 ज़िले आते हैं। ठीक है। तो बेसिकली बुंदेलखंड का जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है वहाँ पर इसे वेबर और दहियार कहते हैं। दीपा बस्तर ज़िला यानी कि मध्य प्रदेश में इसे कहते हैं। जरा और एरफा ये दक्षिणी राज्यों में कहते हैं। बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। पोडू आंध्र प्रदेश में कहते हैं, ये भी दोस्तों बार बार पूछा गया है आपसे, पोडू। ठीक है। कुमारी भी पूछा गया है। कुमारी कहाँ कहते हैं? केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में कहते हैं। ठीक है। कमन वींगा और धावी कहाँ पे कहते हैं? तो ये ओडिशा में कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की आदिम कृषि के बारे में, जिसमें हमने देखा निर्वाह कृषि क्या है, गहन निर्वाह कृषि क्या है, खानाबदोश पशुपालन क्या होता है। ठीक है। स्थानांतरणशील कृषि के बारे में हमने देखा। आदिम कृषि और यानी कि आदिम निर्वाह कृषि और गहन कृषि में के मध्य हमने अंतर को भी देखा। स्थानांतरणशील कृषि को अलग अलग स्थानों में क्या क्या नाम दिए गए हैं, ये भी हमने देखा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो का जो PDF है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।